आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 3 में, उसका नाम होगा वैद्युत रासायनिक सेल। किताब में आपका दिया है। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक केमिकल सेल। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा। पहले इसको बहुत माने एकदम क्लियर से इसको समझो। माने ऐसे समझना है कि भविष्य में कभी हम इसको भूलें नहीं। माने जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, इसका काम क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? अब सुनो, आखिर मान लो जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होगा और तभी न वैद्युत देगा। ताकि वो रासायनिक ऊर्जा को आप कैसे वैद्युत में बदलेंगे, कैसे बदलता है, हम तो अच्छी तरीके जानते होंगे। बैटरी होगा और बैटरी को हम लोग खोज दिए, पंखा खोज दिए, एलईडी खोज दिए, तमाम प्रकार के उपकरण लगा करके तब पंखा चलने लगता है, एलईडी चलने लगता है। लेकिन आखिर उसके अंदर वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण बल्ब चलने लगता है, धारा बहने लगता है? ये बात है। मान लो बैटरी है, बैटरी में हम लोग बल्ब को जोड़े तो आखिर जलने क्यों लगता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अच्छा, इसी के उदाहरण में डेनियल सेल आ जाता है। इसी को डेनियल सेल कहते हैं, इसी को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो पहला तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कि कौन रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसका नाम होगा वैद्युत रासायनिक सेल। माने वैद्युत रासायनिक सेल वह उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा का मतलब जो पूरा आप सेल वगैरह देखते हैं ना, यही जो सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। ठीक है, चलिए। तो पहले तो एक लाइन में लिख लीजिएगा कि यह माने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। पहला तो बात यह। अब आपको क्या करना है ना कि रासायनिक ऊर्जा का चित्र बनाना। अच्छा, मान लो कि बिना कॉपी किताब का आपको खींचना होगा। कितने लोग चित्र बना सकते हैं रासायनिक सेल का, वैद्युत रासायनिक सेल का? मुँह जबानी कहीं भी आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए कि वैक्सीन लगवाने के लिए, वहाँ पर कहा कि आपका वैक्सीन तभी लगेगा जब वैद्युत रासायनिक सेल का आप चित्र बना कर दिखाएंगे। तो एकदम आप बना देंगे और आपका एकदम पूरा एक तरीके से कहिएगा कि वैक्सीन लग जाएगा। समझ रहे बात को? तो आइए हम आपको सिखाते हैं। पहले आप क्या करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ माने संरचना में आप उसको लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं? संरचना में लिख सकते हैं। पहले 2 बीकर लेते हैं। ये फर्स्ट बीकर है और ये सेकेंड बीकर। सब हम क्या करेंगे, हम लोग 2 बीकर लेंगे। पहला बीकर में जो लेंगे हम, याद करो, जो पहला बीकर लेंगे इसमें हम लोग जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। किसका विलयन? याद करो, जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। और एक दूसरा बीकर लेंगे तो इसमें जो विलयन लेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन। जो भी पढ़ रहे हैं उसको देखते रहना। मैंने कहा कि पहला बीकर लेंगे, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन लेंगे, दूसरा विलयन लेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। सुनो, इसके अंदर एक जिंक का छड़ डाल देंगे। किसका छड़? ये जिंक का छड़ आपने डाल दिया। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमने जिंक का छड़ को इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर जो होगा, किसका छड़ को हमने डाला? कॉपर के छड़ को डाला। किसके छड़ को? Cu, कॉपर के छड़ को हमने क्या किया? डाला। ठीक है, डाल दिए। डालने के बाद अभी परिपथ पूरा हुआ नहीं है। देखो, धारा तभी बहेगा जब पूरा एकदम बैटरी के साथ, माने ये सिरा से लेकर के ये सिरा, फिर यही सिरा लिया करके इस सिरा में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो परिपथ तो माने पूरा करना पड़ेगा ना। अब परिपथ तो पूरा हुआ नहीं। अच्छा, एक तो मान लीजिए आप ले लिए और यहाँ से एक काम करिए, थोड़ा और छोटा कर लीजिए इसको। यहाँ से क्या करिए, तार ले लीजिए। क्या ले लीजिए? तार। और तार लेकर के इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और तब लिया के इससे आप जोड़ दीजिए। गैल्वेनोमीटर इसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ। गैल्वेनोमीटर के हिंदी में क्या कहते हैं? धारा मापी। धारा मापी कहते हैं।
गैल बोनो या धर्मापी लिख लो, धर्मापी लगा देता। तो परिपथ तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अब ला करके इसको क्या करिएगा आप, लवण सेतु से लिया करके हिट कर दीजिएगा। KCl आप क्या रहा आपका KCl रहा, इसलिए आकर के आपने छोड़ दिया। जो KCl होता है उस KCl को हमने लिया करके इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो परिपथ का हो गया, पूरा हो गया। अब ये धारा बने लगा। तब सुनो, एक कहानी मैंने बताया था आपको, लोन याद रखेंगे, लोन क्या याद रखेंगे, लोन याद रखना। तो यल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। यल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट कौन है, ये है ना। वो का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इस पर ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ए का मतलब होता है एनोड, ए का मतलब एनोड। तो यानी इस क्षण को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। आयन का मतलब क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव, यानी इसके ऊपर होगा माइनस का चार्ज। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। लोन, यल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी जिंक पर ऑक्सीकरण होगा। ए का मतलब होता है एनोड, इस क्षण को एनोड कहते हैं। यन का मतलब होता है निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज होता है। अब इसी का उल्टा राइट में हो जाएगा, यल का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर का मतलब राइट, सब अपोजिट। ओ का मतलब फिर आर लिखना, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन माने क्या होता है, अपचयन, माने इसके ऊपर होगा अपचयन। समझ गए बात को। हाई जब ये बात या सी हुई, सी का मतलब होता है कैथोड, यानी इस प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक है, जब यहाँ निगेटिव है तो या पी हो जाएगा, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ प्लस। देखो को बढ़िया समझ लो। माना वैद्युत रासायनिक सेल की संरचना पूछेगा तो यही ना, धीरे धीरे आप क्या करिएगा, बनाइएगा और बनाकर इसको क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। सुनिए, अब इसमें क्या करिएगा कि अब तो ये बना लिए सब, इसके बारे में आपने लिख दिया, बता दिया। बताने के बाद आप क्या करिएगा कि अब जब ये बन जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा, तब आइएगा यहाँ पर लिखिएगा एनोड पर क्रिया। एनोड पर क्रिया, बताइए एनोड पर कौन क्रिया होगी, एनोड पर कौन क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। तो लिख लेना कि इस पर ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो 2 प्लस यहाँ पर दिखा देंगे। समीकरण नंबर 1 मान एनोड पर क्रिया होगी। ये पूछा जाता है कि एनोड पर क्रिया का रिएक्शन लिखिएगा। कैथोड आ गया, कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया। ये कॉपर लिख लेना, कॉपर के ऊपर 2 प्लस, यहाँ 1 मिनट, कॉपर पर नहीं इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 पर माइनस, यह कॉपर हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद से एक सेल अभिक्रिया होता है, याद है कौन अभिक्रिया, तो क्या होता है सेल अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसी को कहते हैं। और देखो इसना आधा वाला जो हिस्सा लेंगे ना, इसको अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, आधा वाला कहते हैं अर्ध अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों को जोड़ दो। हाई का है, जिंक है तो जिंक लिख लो प्लस, हाई का है, कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो इसको दिखा दो। हाई का है, जिंक के ऊपर 2 प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है और प्लस कॉपर है तो कॉपर दिखा दो। तो देखो हाई 2 से 2 कट गया, तो जिंक प्लस Cu2 के ऊपर प्लस, आई की रिएक्शन कराएंगे तो जिंक के ऊपर 2 प्लस और प्लस कॉपर, ये रहा। और तब एक टॉपिक बचता है सेल निरूपण। सेल निरूपण, तो सेल निरूपण में कहा है ना, पहले जिंक वाला है तो जिंक पर ऑक्सीकरण होता है तो जिंक लिख के एगो रेखा खींच के जिंक के ऊपर 2 प्लस। फिर लवण सेतु है तो लवण सेतु के लिए डबल, फिर कॉपर के ऊपर 2 प्लस और फिर कॉपर हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका रहा वैद्युत रासायनिक सेल। सब सीख गए, बता सकते हैं इसके बारे में आप लोग, कहीं भी कोई पूछे तो थोड़ा सा आप लोग जो फिगर नहीं बनाया बना लीजिए, तब आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नोट पॉइंट में पहले याद रखेंगे, ई लिखा गया है बाह्य,
अगर इसका मान 1.1 वोल्ट से कम है, बात समझना था ध्यान से, यदि इसका मान 1.1 वोल्ट से क्या है कम है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो माने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होगा, वह जिंक से कॉपर की तरफ होगा। किसके तरफ होगा? और जो इलेक्ट्रॉन बहता है उसके उल्टा विद्युत धारा बहता है। ये चीज़ याद रखना बाबू, आज याद करो पिंटू, अपना जीवन में कभी मत भुलाना। इलेक्ट्रॉन जिधर से चलता, अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ चलेगा तो धारा किसके तरफ? कॉपर से। हैंग चलो हैंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो धारा है ना, इलेक्ट्रॉन है, ये तो धारा है ना। समझ गया बात को? अब पहला तो ये चीज़ हुआ, तब देख जाता है, तब दूसरा समझाते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाता है, जबकि विद्युत धारा कॉपर से जिंक की तरफ गति करता है। पहला बात समझ में आई? ये पहला एक कंडीशन। दूसरा का है कि अगर ई बाह्य जौन दिला बा वो बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, 1.1 वोल्ट के, जब इसके बराबर हो जाएगा तो जानते हो क्या कहोगे? कहोगे इसमें कोई धारा नहीं बहेगा। इसमें कोई धारा कब? जब बराबर होगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, बताओ तुम लोग हंस रहे हो, गिर गए तो हंस रहे हो, तुम लोग को आना चिगारी ये क्या हो गया? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा और नहीं कोई धारा बहेगा। ये आएगा दूसरा कंडीशन। याद हुआ? कभी भूल नहीं पाएंगे। तीसरा कंडीशन आ जाओ, जब ई बाह्य का मान, बाह्य का मतलब जानते हैं ना, बाह्य क्षेत्र का मान बाहरी क्षेत्र का विद्युत बल है, इसका मान 1.1 वोल्ट से क्या हो भैया? अधिक हो। इसका मतलब होता है अधिक हो, ठीक है? तब लिखना इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक के तरफ गति करेगा और कोई धारा नहीं बहेगा, और कोई धारा नहीं बहेगा, बहेगा तथा धारा जिंक से कॉपर की तरफ गति करेगा, कॉपर की तरफ गति। यह तीन जरूर याद रखना अगर आपको सोचना। मतलब जब ई का मान 1.1 वोल्ट से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ चलेंगे, धारा कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। नोट करो, सब लिखाया गया था आपको। लवण सेतु का कार्य लिख लो। लवण सेतु का कार्य देखो। वैद्युत रासायनिक सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में KCl लवण सेतु के रूप में प्रयोग किया जाता है।
परिपथ को पूरा करता है तथा परिपथ में धारा को बहने में सहयोग देता है। परिपथ में धारा को बहने में सहयोग देता है। याद कर लेना, लवण सेतु के रूप में KCl का प्रयोग किया जाता है। यह परिपथ को पूरा करता है तथा परिपथ में धारा को बहने में भी सहयोग देता है। तो ये वैद्युत रासायनिक सेल है। इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो इस तरीके से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपका रहेगा वैद्युत रासायनिक सेल, जिसका प्रयोग हम लोग लवण सेतु के रूप में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको। अरे गो लवण सेतु है क्या है, यही तो है आपका KCl का प्रयोग हम लोग लवण सेतु के रूप में किए हैं। ये परिपथ को पूरा करता है। हाँ, इसमें धारा बहने में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है। अब आपके पास किताब में जो दिया गया है गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन विभव का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉन विभव जानते हो, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? विभव मापी के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, मिटाएं इसको। चलो अब लिख लो, इलेक्ट्रोड पूरा मिटा देता है, इसकी क्या जरूरत है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। लिख लेना, इलेक्ट्रोड विभव का मापन विभव मापी के द्वारा किया जाता है। विभव मापी के द्वारा किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मापन वोल्ट में किया जाता है। इसका मापन वोल्ट में किया जाता है। तो यह इलेक्ट्रोड विभव का मापन है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन जो किया जाता है विभव मापी के द्वारा किया जाता है और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तक मैं करूँ होल्ड में करूँ, कोई भी राशि को नापते हैं तो उस कागज का मात्रक लिखते हैं ना, इसी तरह से इलेक्ट्रोड विभव का मापना लिखा लो तब के आगे लिखा लो कि मापने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो माने अगर करना होगा तो विभव मापी का प्रयोग करिए, एक के साथ माने ना नाप सकेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रयोग करोगे तो एक बार कैथोड के रूप में प्रयोग करोगे तो एनोड के मान आएगा, एक बार एनोड के रूप में करोगे तो कैथोड के मान आएगा। इसको हो गया। अच्छा, आज हमने के पढ़ेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बना लोगे इसके बारे में कुछ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? चंद्रभूषण बताने वाला है क्या होता है बाबू मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें सर्वप्रथम एक हम लोग क्या लेते हैं, प्लेट लेते हैं, माने एक बीकर लेते हैं,
उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर देते हैं, फिर उसके अंदर प्लेटिनम का एक छड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक कांच लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर एक अंदर से खुला हुआ हिस्सा पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। इस तरीके से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण हो जाता है। हालांकि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसका मान कितना होता है? 0 होता है। अब पढ़े भी थे, बनाए भी थे। तो आइए हम लोग आज इसको बनाते हैं। मानक अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाइड्रोजन, इसलिए इसको यस इससे प्रदर्शित करते हैं। मिटाएं इसको जी। आओ, तो अब हम लोग आएंगे, इसका नाम होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये शॉर्ट कट में निकाल के लिए लिखे थे ना। देखो, हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण कैसे करेंगे। हालांकि आज इसका निर्माण कर रहे हैं, कल हम इसको पढ़ेंगे कैसे कैथोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे एनोड के रूप में किया जाता है। लेकिन पहले आज हम इसको पढ़ेंगे कि अगर हमें बनाना होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए सर्वप्रथम एक बीकर आप लेंगे। ये क्या ले रहे हैं आप? बीकर। क्या ले लिए? बीकर ले लीजिए। तो बढ़िया, देखो आराम से आपको बनाना है तो आप सर्वप्रथम एक बीकर लेंगे। अब बीकर में क्या भर देना है? बीकर में क्या भर देना है? बीकर में आप भरेंगे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भरेंगे। सब लोग के सबके कॉपी पर ही होना चाहिए, पूरा पर लिख लो, फिर उतारे ना घर पर तक। तो क्या होगा? बीकर लिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए, फिर इसके अंदर एक छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? और छड़ किसका लेते हैं हम लोग? छड़ हम लोग लेते हैं प्लेटिनम का, PT का। किसका छड़ लिए? प्लेटिनम का। और प्लेटिनम का छड़ लेके इसके ऊपर हम लोग क्या लगा दिए? कांच का एक प्लेट लगा दी इस तरीके से। और फिर हम लोग कांच का गैस प्रवाहित किए, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए। तो इस तरीके से हमको जो ये प्राप्त हुआ, ये संरचना जो प्राप्त होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, ले लिए बीकर हम लोग, या जो किए हैं वो लिखना है। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको याद होगा कि HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, फिर इसमें एक प्लेटिनम के छड़ लगा देते हैं। इसके ऊपर एक कांच का प्लेट लगा देते हैं, जिसमें थोड़ा सा खाली स्थान होता है, जिससे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। लिख लेना, जिससे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं।
उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका विद्युत वाहक बल जिसको ESE का मान, विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है, एकदम उजवानी याद करो कि हम इसमें एक बीकर लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बीकर लिया गया है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर देते हैं, हमने भर दिया। फिर इसके अंदर एक प्लेटिनम का छड़ डाल देते हैं, क्योंकि मान लो हाइड्रोजन जब बनाना है तो हाइड्रोजन तो गैस अवस्था में होता है, इसलिए इसके अंदर प्लेटिनम का छड़ डाल देते हैं। फिर उल्टा एक कांच का नली लगा देते हैं। फिर एक खाली जगह होता है, उसी खाली जगह से हाइड्रोजन गैस हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा इस प्रकार के जो संरचना प्राप्त होता है, उस संरचना को हम लोग कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव का मान होता है कितना होता है, शून्य होता है। एकदम याद रखना कि मानक, हालांकि शॉर्टकट में इसको यस ई कहते हैं, यस को स्टैंडर्ड कहा जाता है, एच को हाइड्रोजन और ई इलेक्ट्रोड। हमेशा जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वह शून्य होता है। आपसे पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसका विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि इसका विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। बना सकते हैं आप बीकर लेकर के इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस को प्रवाहित करके, तब इस तरीके से चाहें तो हम लोग इस संरचना का कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है।